हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बोर्ड। सो इस वीडियो में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसका एक्सप्रेशन को निकालेंगे कि अगर आप एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हो तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन आर डाइपोल या स्टोर्ड इन आर डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब जरा इसका एक्सप्रेशन हम देखते हैं। सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। तो ये पहले मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पहले केस को डील करेंगे हम, है ना। तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। सो इट इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या सो this is the uniform electric field existing in the region. Okay, and now let me draw the dipole. So here is the negative charge minus q, and here is the positive charge plus q. Okay, so here it is the dipole. Okay, so this is the dipole with this. ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज हो गया यहाँ पे, और ये प्लस क्यू चार्ज हो गया। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है ई, है ना, और डायरेक्शन है इस तरफ, है ना। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म राइट साइड, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, अब हमें इसके लिए निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है भाई? कोई भी डेफिनेशन यूज कर लो, या तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, या फिर सॉरी, या तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या फिर वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, या फिर वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। और क्योंकि हमें पता है अगर जब ये डाइपोल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो एक टॉर्क एक्ट करता है, तो यहाँ वर्क डन बाय द टॉर्क हम निकालेंगे। ठीक है, तो आप कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हो, या तो बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ज्यादातर हम एक्सटर्नल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो उसी से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी डेल्टा यू, उसका चेंज जो होगा दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क। ठीक है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क। अब जरा कुछ चीजें देखो भाई। डाइपोल मूवमेंट पहले तो बताओ, डाइपोल मूवमेंट किस तरफ होगा इस केस में? तो डाइपोल मूवमेंट हमें पता नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो इस तरफ होगा। ये डाइपोल मूवमेंट हो गया। और मान लेते हैं ये जो एंगल है बिटवीन द डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है थीटा। ठीक है, ये एंगल है थीटा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। सो बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट द एंगल इट्स थीटा। ठीक है, अब जरा देखते हैं टॉर्क किस तरफ होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। टॉर्क होता है P क्रॉस ई। तो अगर आप P क्रॉस ई करोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क आ जाएगा, तो वो कितना होगा? P क्रॉस ई करोगे आप। ठीक है, तो जब आप राइट हैंड रूल लगाओगे देन यू विल फाइंड कि जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो इनटू द, जैसे मेरे केस में तो इनटू द स्क्रीन होगी, या इनटू द पेपर भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो जो कौन से टॉर्क की मैं बात कर रहा हूँ अभी, ये जो टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो जनरेट हुआ है ये इनटू द पेपर होगा, तो ऐसे दिखाएंगे टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पता है जो अप्लाइड टॉर्क होगा या अप्लाइड फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो क्या होना चाहिए? जो अप्लाइड टॉर्क होगा वो इससे अपोजिट होगा, तो वो हो जाएगा आउट ऑफ द बोर्ड या आउट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, ये हो जाएगा टॉर्क ड्यू टू अप्लाइड। हमें इसी का वर्क डन देखना है। ठीक है, हमें क्या देखना है? इसी का वर्क डन देखना है।
और एक और चीज ध्यान रखना, ये वाला टॉर्क है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉर्क है, ये किस तरफ रोटेशन कराना चाह रहा है, ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना चाह रहा है। तो ये जो अप्लाइड टॉर्क होगा ये क्या कर चाहेगा, ये चाहेगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, ये चाहेगा क्लॉकवाइज, है ना, और ये चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये चीजें काम आएंगी जब हम एक्सप्रेशन को लिखेंगे। तो अब जरा, ठीक है, अब हम एक सिचुएशन मानते हैं कि हमने इस डायपोल को थोड़ा सा मूव कराया, और मान लेते हैं हमने इसको डेल्टा थीटा या डी थीटा हमने मूव कराया, थोड़ा सा डी थीटा मान लेते हैं कि हमने इस डायपोल को, है ना, थोड़ा सा मूव ऐसे कराया। ठीक, अब ये डायपोल की जो नई पोजीशन बनी वो कुछ ये कलर यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब जो नई पोजीशन बनी डायपोल की वो कुछ इस तरीके से बनी। ठीक है, जो नई पोजीशन बनी वो कुछ इस तरीके से बनी। ठीक है, ये नई पोजीशन हो गई। ठीक है, ये नई पोजीशन हो गई। और कितना मूव करा है हमने, हमने इसको डी थीटा मूव करा है। ये जो एंगल जो मूव हुआ है, ये जो एंगल ही हमने मूव करा है इसको, दिस इज डी थीटा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी थीटा एंगल पे था, हमने इसको डी थीटा एंगल और मूव करा है। और हमेशा ध्यान रखिए कि हम जो जब भी एंगल लेते हैं, स्मॉल चेंज है, ये एंगल जो हम लेते हैं, ये हमेशा जिस तरफ थीटा इंक्रीज हो रहा होगा उस तरफ लेंगे। तो देखो ना, थीटा की वैल्यू इसी डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो ये जो रोटेशन जो हमने कराई है, ये तभी हमने इस सेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज कराया ना, कहने का मतलब है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने में थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, क्लॉकवाइज कराओगे तो थीटा की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो हमने डी थीटा को इसी तरीके से माना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की तरफ से इसको माना है। ठीक है, अब मैं जरा छोटा सा डी डब्ल्यू लिखता हूँ। डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू विल बी द वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क या अप्लाइड टॉर्क फॉर डी थीटा रोटेशन। डी थीटा रोटेशन के लिए जो छोटा सा वर्क डन होगा। ठीक है, अब अगेन कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि देखो टॉर्क थीटा पे डिपेंड कर रहा था, कैसे कर रहा है भाई, इसको एक्सपेंड करोगे तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, पी साइन थीटा। दैट मीन्स अगर थीटा चेंज होगा तो टॉर्क भी चेंज होगा। तो इसीलिए क्या करने यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अगर ये टॉर्क कांस्टेंट होता तो इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं थी, सीधा लिख देते, है ना। बट यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट नहीं है तो यू हैव टू यूज द इंटीग्रेशन, और उसके लिए हमने छोटा सा डी थीटा रोटेशन के लिए हम छोटा सा वर्क डन लिखेंगे। सो अब देखिए वो डी डब्ल्यू कितना होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है टॉर्क, जो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, वर्क डन बाय टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ डॉट डी थीटा, या डी थीटा, अगर डी थीटा रोटेशन है तो डी थीटा कर लो, टाउ डी थीटा लिख लो या टाउ डॉट डी थीटा लिख लो। एक्चुअल में तो खैर डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट का यहाँ पे सेंस है रोटेशन से। अगर टॉर्क जो रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है और डी थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज करोगे, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा ना, cos जीरो बन जाएगा। बट अगर दोनों अपोजिट रोटेशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां पे फिर वो माइनस मैग्नीट्यूड वाइज वो माइनस टाउ डी थीटा हो जाएगा। बेसिकली हमें डॉट प्रोडक्ट देखना होता है टॉर्क और डी थीटा के बीच में। अब ऐसे डी थीटा एक एक्चुअल वेक्टर नहीं है, तो डॉट प्रोडक्ट पूरी तरह से कहना ठीक नहीं है ना, है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा उन वर्ड्स से बचना चाह रहा हूँ। तो हमें जो यूज करना चाहिए वो ये है कि आप सेंस देखो कि किस तरफ वो रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज, मतलब जैसे दो रोटेशन की डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो उस सेंस ऑफ रोटेशन से हम लोग लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मुझे डी डब्ल्यू लिखना है। ठीक है, तो वर्क डन का लिखूं तो लिखूंगा टॉर्क, तो लिखा मैंने टाउ इंटू डी थीटा। अब कॉस में क्या लिखूं, तो वो चीज ध्यान दो, देखो ये जो डी थीटा है ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये जो अप्लाइड टॉर्क है ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। तो देखो दोनों सेम है भाई, ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा और ये टॉर्क, टॉर्क है वैसे आउट ऑफ द पेपर, टॉर्क की डायरेक्शन अगर देखो तो, बट मैंने क्या कहा टॉर्क जो रोटेशन प्रोड्यूस कराएगा उसकी डायरेक्शन को देखना है, तो वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो हमने डी थीटा माना ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो, तो ये जीरो हो गया। तो फाइनली डी डब्ल्यू क्या बना, फाइनली डी डब्ल्यू इज अप्लाइड टॉर्क इनटू डी थीटा। अब ये खाली अप्लाइड टॉर्क का मैग्नीट्यूड है। अब हमें पता है क्या कि अगेन जब भी आप ये एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो एक्सीलरेशन जीरो होता है, एंड इन दैट केस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चाहे फोर्स हो चाहे यहाँ पे टॉर्क हो, वो और अप्लाइड फोर्स या अप्लाइड टॉर्क इक्वल होता है। तो नाउ वी नो कि जो टॉर्क होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, है ना। दोनों
का मैग्नीट्यूड सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉर्क का मैग्नीट्यूड ये मैंने लिखे रखा है, कितना होता है, ये होता है पी साइन थीटा। तो फाइनली ये जो डी डब्ल्यू हुआ ये कितना बन गया, फाइनली डी डब्ल्यू बन गया पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब मान लो हमें एक्सप्रेशन को निकालना है थीटा 1 से थीटा 2 रोटेशन के लिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो टोटल वर्क डन मान लेते हैं डब्ल्यू, है ना, और ये वर्क डन है थीटा 1 से थीटा 2 की रोटेशन के लिए वर्क डन है, ठीक है, थीटा 1 इनिशियल एंगल है, थीटा 2 फाइनल एंगल है, या थीटा आई थीटा एफ कर देता हूँ इनिशियल फाइनल का थोड़ा सा और एसेंस देने के लिए, ये इनिशियल एंगल हो गया और ये फाइनल एंगल हो गया, ठीक है, तो देखते हैं अब जरा, तो फाइनल वर्क डन क्या बनेगा, फाइनल वर्क डन या टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल इंटू डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू क्या था, डी डब्ल्यू था पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी तो कांस्टेंट है तो उसको तो इंटीग्रेशन से बाहर कर दो और इसको इंटीग्रेट करो साइन थीटा डी थीटा को, साइन थीटा को बेसिकली में इंटीग्रेट करना है। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा इनिशियल एंगल फाइनल एंगल, और जब आप अब यहाँ पे लिमिट पुट करोगे, है ना, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, माइनस साइन चाहे कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, लिमिट लगाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, एक बार आप थीटा की जगह थीटा एफ रखोगे, फिर माइनस करोगे और फिर थीटा की जगह थीटा आई रखोगे जो कि लोअर लिमिट है, तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आया वर्क का, और जो वर्क डन है वही किसके इक्वल होगा, एनर्जी के इक्वल होगा ना, ऑल्सो वी नो कि जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है यही किसके इक्वल है, यही एनर्जी के इक्वल है, एनर्जी के नहीं, बेसिकली मुझे यहाँ पे कहना चाहिए चेंज इन एनर्जी के इक्वल है, डेल्टा यू के इक्वल, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा यू का एक्सप्रेशन कितना आया, तो डेल्टा यू का एक्सप्रेशन यहाँ से आया, अगर मैं इस माइनस साइन को अंदर ले जाऊं तो वो कर सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ, so this is the final expression for the change in the potential energy for the dipole in rotating it from theta 1 angle to theta 2 angle। अब देखिए, अब यहां से ये तो चेंज इन एनर्जी आ गया, अब अगर मुझे एनर्जी डिफाइन करनी है, ये जो चेंज इन एनर्जी है ना, अब अगर मुझे किसी पॉइंट पे एनर्जी डिफाइन करनी है तो क्या मानना पड़ेगा, अगेन रेफरेंस मानना पड़ेगा, ठीक है। अब रेफरेंस मानने के लिए यहाँ पे लेट्स से कि जब ये थीटा 1 या थीटा आई जब ये पाई बाय 2 है, यहाँ पे रेफरेंस पाई बाय 2 को मानते हैं, रीजन क्या है, रीजन ये है कि कॉस पाई बाय 2 जीरो होता है, तो चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाती है, मान तो कहीं भी सकते हैं, ठीक है, बट पाई बाय 2 मानने का रीजन क्या होता है, क्योंकि कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू जीरो होती है, और एक्सप्रेशन में हमें दिख रहा है क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, सो फॉर दैट रीजन हम लोग रेफरेंस जो मानते हैं वो जीरो को ही कंसिडर करते हैं, सॉरी पाई बाय 2 को कंसिडर करते हैं, तो जब थीटा पाई बाय 2 होगा, सो उस केस में जो यू आई होगा ये कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये हमने खुद से माना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को जब आप वहां पे एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो फाइनल देखो, अब जो ये डेल्टा यू है, ये मैं यहाँ रख देता हूँ, ये जो डेल्टा यू है, डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू होगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो ये इनिशियल की जगह जीरो और फाइनल एज इट इज रहेगा, तो ये क्या बना, ये बना फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी की जगह जीरो इक्वल टू पी कॉस इनिशियल एंगल जो कि कितना है पाई बाय 2 माइनस कॉस थीटा फाइनल, तो यहां से फाइनल एनर्जी क्या बनी, ये बनी पी, ये कॉस पाई बाय 2 जीरो होता है तो ये जीरो हो गया माइनस कॉस थीटा एफ, और फाइनली ये क्या बन गया, फाइनली ये बन गया यू एफ इक्वल टू, ये माइनस साइन बार भी लिख सकते हो आप, है ना, एक साथ ये लिखोगे इसको, ये जीरो तो खत्म, जीरो माइनस कॉस थीटा एफ करोगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा एफ ही आएगा, तो हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा एफ। अब ये तब आया है जब एंगल कितना है, थीटा एफ है, तो इसको जनरल भी लिख सकते हैं भाई, ये एनर्जी, इसका मतलब क्या है, ये तब उस पॉइंट की एनर्जी है जब एंगल कितना है, थीटा एफ, तो मैं इसको जनरल अगर थीटा से रिप्लेस करूं, मतलब
एनर्जी फॉर एट एनी एंगल थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? पी और ई के बीच का एंगल है। सो इट कैन बी रिटन एज माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। और एक और चीज मुझे पता है, और यहाँ जो थीटा है पी और ई के बीच का एंगल है, तो इसको लिखने का एक और तरीका है, और वो ये हमें पता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जैसे ए डॉट बी होता है, वो होता है ए बी कॉस थीटा। तो इसमें पी कॉस थीटा की जगह माइनस पी डॉट ई इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस पी डॉट ई। इट कैन बी ऑल्सो रिटन लाइक दिस। तो ये हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल। ठीक है, अब एक दो चीजें और देख लेते हैं पहले। अब देखो एक्सप्रेशन क्या आया, एक्सप्रेशन आया माइनस पी कॉस थीटा। अब देखो u की मिनिमम वैल्यू देखो और मैक्सिमम वैल्यू देखो। तो u की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी माइनस पी, और ये कब होगी? ये तब होगी जब कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1। और कॉस थीटा 1 कब होता है? जब थीटा हो जाए 0 डिग्री, मतलब जब p वेक्टर पैरेलल हो जाए e वेक्टर के। और ये किसको करस्पॉन्ड करता है? ये कंडीशन करस्पॉन्ड करती है स्टेबल इक्विलिब्रियम को। याद करो, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम जब हमने टॉर्क निकाला था तब ये बात स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताया था। इस केस में क्या होगा, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उस तरफ ही क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होगा। कुछ इस तरीके से ओरिएंटेशन बनेगा, है ना। इस तरफ राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइपोल भी इसी के अलॉन्ग ओरिएंटेड है। सेकंड केस मैक्सिमम एनर्जी का। तो मैक्सिमम एनर्जी का केस होगा जब ये हो जाएगा पी, सिंपल पी, क्योंकि ये ऐसे में मैं इसलिए लिख रहा हूँ, देखो कॉस थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है। इसकी मतलब जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो मिनिमम वैल्यू -1 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई। जब कॉस थीटा मैक्सिमम था तो ये एनर्जी मिनिमम थी। अब जब कॉस थीटा मिनिमम होगा तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, और कॉस थीटा मिनिमम कितना होगा? -1। तो ये सिंपल पी हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज कि कॉस थीटा कितना है? -1 है। ये कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है और ये कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, और इसका मतलब ये है थीटा -1 होता है π/2, ये पाई पे, सॉरी पाई बोलो या 180 डिग्री बोलो। दैट मीन्स पी इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल टू ई वेक्टर। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इस तरह यहाँ होगा +q और यहाँ होगा -q। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा फिर, है ना। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी इसी तरफ है, लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है ना। तो ऊपर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, और नीचे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। और इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस सिचुएशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टेबिलिटी आती है जब एनर्जी क्या हो? कम हो, है ना। और ये इवन जनरल लॉ ऑफ नेचर भी है, जितनी एनर्जी कम होगी किसी भी सिस्टम की उतना वो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। तो देखो यहां से भी दिख रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम कब अटेन हो रहा है? जब एनर्जी क्या है? मिनिमम है। और जब एनर्जी हाई है तो इक्विलिब्रियम तो बेशक है, बट वो किस तरीके का है? वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, और बाकी ये तो पता है यू की वैल्यू 0 कब होगी? जब आपका फॉर गिवन पी एन ई, जब आपका cos थीटा 0 हो जाए, और cos थीटा 0 होता है जब ये π/2 हो जाए। दैट मीन्स पी इज परपेंडिकुलर टू ई। ठीक है, तो ये 3 जनरल केस हो गए। ओके, तो ये 3 जनरल केस हो गए। अब अब देखो ये वैसे हमारा टास्क तो कंप्लीट हो गया, बट ये जो हमने जो डेरिवेशन करा है इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे भाई? याद करो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो वहां तो हमने कोई टॉर्क वर्क थोड़ी इस्तेमाल करता था, वहां पे हमने सीधा वर्क डन का यूज करा था। तो वो लॉजिक में यहाँ पे लगा सकते हैं। भाई देखो हो क्या रहा है, मैं अगेन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं। अब आप इसको ऐसे समझो कि हम एक बार तो क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी पे 2 चार्ज रखे हुए हैं, +q और -q, है ना। ये इन्फिनिटी पे 2 चार्ज रखे हुए हैं, -q और +q। ठीक है, इन्फिनिटी पे। और हम इन्हें 1 बाय 1 लेकर आ रहे हैं। और पहले मान लो, पहले मैं नेगेटिव चार्ज को लाता हूँ, तो मैंने नेगेटिव चार्ज को लाके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसको ले आया मैंने, इसको यहाँ पे लाके यहाँ रख दिया। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना,
और मान लेते हैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल जहां पे मैं नेगेटिव चार्ज को रखा है वो है V1, ठीक है, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है। तो अब मुझे बताओ इस V1 चार्ज को लाने में, इस क्यू माइनस क्यू चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करा होगा। तो कितना वर्क डन होगा वो लिखते हैं जरा, W1। तो वही एक, और कोई चार्ज तो है नहीं, खाली ये जो एक्सटर्नल फील्ड है यही है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल है V1। तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -Q × V1। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो उसको साइन के साथ रखेंगे, ठीक है, -Q × V1, ये हो जाएगा वर्क डन। अब आप दूसरे चार्ज को लेकर आए हो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दूसरे चार्ज को ला रहे हैं यहाँ पे, +Q चार्ज को। और ये हमें पता है ये डाइपोल के बीच में जो सेपरेशन है ये कितना लिया है हमने, मान लेते हैं 2a लिया है। तो अब जब हम +Q चार्ज को लेकर आएंगे तो अब वर्क डन देखो, एक तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरा अगेंस्ट द फील्ड प्रोड्यूस बाय नेगेटिव क्यू होगा। और तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल है वो है V2, जहां पे आप +Q चार्ज को लाए वहां पे पोटेंशियल है V2। वैसे तो माइनस प्लस से भी लिख लेते हैं तो शायद थोड़ा सा और, है ना, 1 2 क्यू यूज कर, या चलो 1 2 ही कर लेते हैं, वरना थोड़ा सा है ना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हम यूज कर रहे हैं तो माइनस और V+ भी यूज कर सकते थे, बट चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे हमें लिखना है वो, यहाँ पे हमें लिखना है वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो कितना हो जाएगा, आपके पास +Q चार्ज है और पोटेंशियल कितना है V2, ये हो गया। अब देखो दूसरा, +Q चार्ज को लाने में -Q की जो फील्ड होगी उसके अगेंस्ट भी तो वर्क डन करना पड़ेगा। उसके लिए एक्सप्रेशन क्या है, उसके लिए एक्सप्रेशन होता है माइनस, एक्सप्रेशन क्या होता है, Q1 Q2/4πε0r। अब Q1 की जगह भी Q है और Q2 की जगह भी क्या है, -Q और Q है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, -Q²/4πε0 × 2a। ये कैसे लिखा है मैंने, भाई हम निकाल चुके थे कि जो पोटेंशियल होगा वो कितना होता है, Q1 Q2, पोटेंशियल एनर्जी वो होती है Q1 Q2/4πε0r। यहाँ पे Q1 की जगह क्या है, Q1 की जगह भी है -Q और Q2 की जगह है Q, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, -Q²। और R की जगह डिस्टेंस की जगह है, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, 2 है, ठीक है, ये बन गया। तो टोटल वर्क डन कितना बना, टोटल वर्क डन बना, दोनों को ऐड कर दो, W1 + W2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -Q1 V1 + Q2 V2 -Q²/4πε0 × 2a, ठीक है, ये बना। और सॉरी Q1 V1 थोड़ी, ये तो Q ही है ना, ये तो चार्ज तो Q ही है ना, सॉरी वेरी सॉरी, सो दिस इज Q ओनली। अब यहां से अगर मैं इस Q चार्ज को कॉमन ले लूं, है ना, Q चार्ज को अगर मैं कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, बचेगा अंदर V2 - V1 और -Q²/4πε0 अब ध्यान से समझने वाली बात देखो, अब हमें ये V2 - V1 की वैल्यू चाहिए। पहले तो देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये राइट साइड है, ये डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की है ना, ये डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की है ये, तो बताओ V1 ज्यादा होगा या V2 ज्यादा होगा। भाई हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना रिलेशन बिटवीन E एंड V वाले लेक्चर में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो एनर्जी डिक्रीज होगी तो क्या लिखूंगा, सॉरी पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज होता है, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, दैट मीन्स V2 की वैल्यू कम है और V1 की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, ठीक है, तो V1 ज्यादा है और V2 क्या है, कम है। अब इनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है, तो इनका डिफरेंस जरा निकालते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा था, तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो डेल्टा V होता है दैट इज इक्वल टू -E.dr, ये होता है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो थोड़ा सा केस और आसान हो जाता है, E.ΔR हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जो कि क्या बन जाएगा, जो बन जाएगा E∆R cos थीटा, ये बन जाएगा। तो यही हमें यूज करना है। अब हमारे केस में डेल्टा आर कितना है, हमारे केस में जो डेल्टा आर है वो है 2a, ठीक है, तो हमारे केस में ये डेल्टा भी कितना बनेगा, ये बनेगा -E × 2a × cos थीटा,
ठीक है, डेल्टा आर कितना है, जो दोनों के बीच, मतलब जो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है, मतलब जहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उन पॉइंट के बीच का ये डिस्प्लेसमेंट मान लो या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लो, उन दोनों के बीच का सेपरेशन होता है बेसिकली ये। और जो कि यहाँ पे कितना है, जो कि यहाँ पे है 2a, है ना, दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन कितना है 2a, तो ये डेल्टा आर की जगह 2a यूज करेंगे, तो डेल्टा भी इतना बन गया। ठीक है, और डेल्टा भी है क्या, डेल्टा भी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप जा रहे हो, तो इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये होता है डेल्टा वी। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा V2 माइनस V1, फाइनल क्या है, फाइनल है V2, और इनिशियल कितना है, इनिशियल है V1। ठीक है, क्योंकि देखो 2a की डायरेक्शन ये है, यहाँ भी इनिशियल फाइनल कैसे डिसाइड होगा, 2a की डायरेक्शन से, है ना, जो कि क्या है, जो कि इस डायरेक्शन में हमने माना, इस डायरेक्शन में माना। ठीक है, तो ये अगर 2a की डायरेक्शन, क्योंकि एंगल तभी तो हमने इसके बीच का माना है भाई, इसको ऐसे मानोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तभी तो ये एंगल थीटा है। अगर मैं पी वेक्टर को इस तरफ मानूंगा तभी तो और इवन पी वेक्टर है इस तरफ, तो तभी तो ये एंगल थीटा है। इसका मतलब क्या है, 2a की डायरेक्शन में क्या माननी पड़ेगी, ऐसे। और अगर आप ये डायरेक्शन मानोगे तो ये वाला पॉइंट इनिशियल हो गया माइनस क्यू, और ये प्लस क्यू वाला पॉइंट फाइनल की तरह एक्ट करेगा, तो ये V2 माइनस V1 का एक्सप्रेशन बना। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे आप, माइनस ई 2a cos थीटा, ये आ गया। अब इसको पुट करो, कहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो। ठीक है, तो WT का फॉर्मूला क्या बना, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। तो फाइनली WT विल बी इक्वल टू, तो क्या एक्सप्रेशन है हमारे पास, Q, तो Q ये आ गया, और क्या है, और है V2 माइनस V1, जिसकी जगह ये आ गया माइनस ई 2a cos थीटा, माइनस ई 2a cos थीटा, है ना। और क्या है हमारे पास, बाकी है माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a, ये। ठीक है, अभी जो टोटल वर्क है ना, यही बेसिकली एनर्जी है ना, तो इसी को मैं एनर्जी से रिप्लेस कर सकता हूँ, ये एनर्जी होगी। तो एनर्जी कितनी आई, यहां से देखो, माइनस 2a क्यू को एक साथ क्लब करो, और ई को एक साथ, ए अलग हो गया, और ये cos थीटा ये हो गया, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a। और मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर भी हुआ होगा, ये मैंने क्यों करा है ना, लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि ये जो अब टर्म बनना है अंदर 2a क्यू, ये क्या है, ये डाइपोल मोमेंट है, तो p से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये u क्या बना, u का फॉर्मूला बना माइनस पीई कॉस थीटा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये बन गया। और ये माइनस पी कॉस थीटा ही क्या है, यही है माइनस पी डॉट, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये एक्सप्रेशन बना। ठीक है, ये अब देखिए ये तो सेम आया है ना, माइनस पी डॉट, ये तो सेम आया, बट एक एडिशनल टर्म भी आया, ये एक एडिशनल टर्म भी आया, ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा टर्म आया। इसका लॉजिक क्या, देखो इसका लॉजिक ये है भाई, यहाँ पे रेफरेंस का खेल है, यहाँ मैंने कोई वो π/2 वाला रेफरेंस तो माना नहीं, यहाँ जो रेफरेंस चल रहा है वो इन्फिनिटी चल रहा है, यहाँ जो रेफरेंस चल रहा है वो इन्फिनिटी ही चल रहा है ना। इसीलिए कांस्टेंट टर्म, भाई ये कांस्टेंट टर्म ही तो है, क्यू कांस्टेंट है, चार्ज तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो गई है। ठीक है, पोटेंशियल निकालने में, बाकी अगर आप डिफरेंस निकालोगे किसी भी दो पॉइंट का, तो वो फिर भी वो तो वही आएगा भाई, ये कांस्टेंट टर्म दोनों केस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मान लो अगर आपको दो कॉन्फ़िगरेशन के बीच का डिफरेंस निकालना हो, ठीक है, मान लो आपको दो कॉन्फ़िगरेशन के बीच का डिफरेंस निकालना हो, तो देखो ये टर्म तो दोनों बार आएगी, मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो आपको लिखना है u एट थीटा 1 लिखना है, तो क्या लिखोगे, माइनस पी डॉट ई, या फिर पी कॉस थीटा 1, है ना, पूरे लिख देता हूँ, क्या लिखोगे, माइनस पीई कॉस थीटा 1, और माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये तो लिखोगे इस फॉर्मूले से। अब ऐसे ही मान लो आपको लिखना है u एट थीटा 2, तो ये क्या लिखोगे, ये लिखोगे माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस अगेन क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब मान लो अगर मुझे ना माइनस करना है, मुझे लिखना है क्यू थीटा 2 u एट थीटा 2 माइनस u एट थीटा 1,
तो अगर आप ध्यान से देखो देखो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे जब आप इनको माइनस करोगे, और बचेगा क्या, देन यू विल फाइनली लेफ्ट विद, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर रहे हैं, तो ऊपर वाला तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये जाएगा पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस करोगे तो ये टर्म आ जाएगा। तो देखो यही तो था डेल्टा यू जो हमने वैसे निकाला था, है ना, वही तो था। तो ये सेम आएगा, चेंज तो चेंज की तो डेफिनेशन एक ही है, वो तो चेंज आएगा, वो तो सेम आएगा। बट ये रेफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, दोनों आंसर में कांस्टेंट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, हमने वो वहां पे रेफरेंस ही ऐसा माना था कि वो कांस्टेंट कुछ बचता ही नहीं था, है ना, मैंने तब भी कहा था ना कि कॉस पाई बाय टू 0 होता है, इसलिए हमने वहां पे पाई बाय टू माना क्योंकि कोई फिर रेफरेंस बचे, वो कोई भी एडिशनल टर्म या कोई भी कांस्टेंट टर्म बचेगी नहीं। ठीक है, बट यहाँ पे जो रेफरेंस चल रहा है वो इन्फिनिटी चल रहा है, उसकी वजह से वो एक टर्म आ रही है। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज जो है ना, वैसे तो हमारा लेक्चर अब खत्म होने जा रहा है, तो हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ टू चार्जेस के सिस्टम का एक्सप्रेशन लिखा था, उसको मैं वहां जनरलाइज नहीं कर रहा था, मैंने एक बार जनरलाइज और कर देता हूं। तो है ना, अब की बार क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की विद n चार्जेस एंड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और कितने चार्जेस है, स्मॉल एंड नंबर ऑफ चार्जेस हमारे पास है। तो हमें उस केस के लिए हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे। तो लिखते हैं एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखो जब इसको जनरलाइज ही करना था ना बस। तो देखो एक्सप्रेशन बनेगा u इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था दो के लिए, Q1 V1 प्लस Q2 V2 ये था, है ना, और माइन प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r, मतलब एक तो आपको वर्क डन लिखना पड़ेगा अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड। तो अब क्योंकि n चार्जेस है तो वो सब अपना अपना वर्क डन करेंगे, तो वो कैसे लिखूंगा मैं, वो लिखूंगा वो उनका सबका वर्क डन के लिए समीशन लगाओ फ्रॉम i टू n, और QI इंटू वी आई लिख दो। QI क्या है, Q1 Q2 ऐसे चलता रहेगा, और VI यहाँ पे क्या है, VI है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल, जैसे अगर इसको 1 1 कर दूंगा, ठीक है, Q1 कर दूंगा, Q1, तो ये और ये V1 हो जाएगा। तो ये V1 जो है जिस पॉइंट पे Q1 को रखा है उस पॉइंट पे पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही V2 क्या होगा, जिस पॉइंट पे आपने Q2 को रखा है उस पॉइंट पे पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। तो QN बेसिकली VI क्या है, VI है पोटेंशियल एट द पॉइंट वेयर QI इज प्लेस बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हो गया, बाकी जो हमने उसके लिए निकाला था विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी वो टर्म एज इट इज आ जाएगा। तो हाफ ऑफ इन समीशन I फ्रॉम एंड j गोइंग फ्रॉम 1 to n, and I should not be equal to j, and QI into QJ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RIJ। ठीक है, तो ये जनरलाइज टर्म, जनरलाइज एक्सप्रेशन हो गया ना, मैंने दो चार्ज के लिए तो निकाल दिया था वहां पे बट जनरलाइज नहीं करा था उसको, तो ये हमने जनरलाइज भी एक्सप्रेशन देख लिया। ठीक है, सो आई होप सो क्लियर होंगी सारी चीजें आपको, है ना, एंड रेस्ट if you have any doubt then you can leave it in the comment section. Thank you so much. Thank you.